हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर्स हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 8 जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसको मैं पूरे चैप्टर को नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा साथ ही नोट्स के साथ। ठीक है, अब हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से मोड्स से हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो हम मेनली यहाँ पे 7 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजन, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड रीजनरेशन, फोर्थ बर्डिंग, फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सिक्स्थ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सिक्स्थ बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये सारे मोड्स थे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिर नेक्स्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम अंदर सब टॉपिक पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। ये सारे टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू CBSE NCERT के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको NCERT में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाली पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद एक बार आप NCERT ज़रूर पढ़िएगा ताकि जो भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो NCERT पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप उसके बाद NCERT सॉल्यूशंस कीजिएगा। NCERT सॉल्यूशंस की भी वीडियो में डाल दूँगी प्लेलिस्ट के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, चेंजेस एट प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। फिर हम पढ़ेंगे 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्दर उसके अंदर हम उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक है, और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फीमेल फिटिसाइड्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन में क्या बोला है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू सिमिलर काइंड ऑफ अ सिमिलर काइंड। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। ऑफस्प्रिंग्स कैसे बोला गया है? जो उनके बच्चे जो वो बनते हैं मल्टीप्लाई या फिर रिप्रोड्यूस होने के बाद, तो उन्हें क्या नाम दे दिया? चाइल्ड जो भी बना उसको ऑफस्प्रिंग नाम दे दिया। ठीक है, जो कि उन्हीं की तरह सिमिलर काइंड के होंगे। यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी एक ह्यूमन बींग ही बनेगा। अगर कैट मतलब 2 कैट के बीच में अगर रिप्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ है तो हमें ऑफस्प्रिंग क्या मिलेगा? कैट ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कैट ने मतलब वो किया फर्टिलाइजेशन तो डॉग बन गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है? तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल प्रोसेस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज़। यानी कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी, इसेंशियल यानी कि ज़रूरी इसलिए है ताकि किसी भी स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस हो पाए अर्थ के ऊपर और उसके कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ हो पाए, यानी कि वो आगे लाइफ में कंटिन्यू हो पाए, एक्सटिंक्ट ना हो। यानी कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर ह्यूमन बींग्स जो है वो अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो जो है उनकी स्पीशीज़ जो है ह्यूमन बींग्स की एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, फिर हमें पूरी अर्थ पे ही कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि वो जो भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब in this chapter we will learn about how different unicellular and multicellular organisms such as bacteria, algae, plant, animals and human beings reproduce। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो डिफरेंट यूनिसेल्युलर यानी कि जो एक सेल से मिलके बने हुए हैं, और मल्टीसेल्युलर यानी कि दो या दो से ज़्यादा मतलब सेल के मिलके बने हुए हैं, उन्हें हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, अमीबा,
पैरामीशियम, ये सारे हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये दे रखा है, ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस। तो ये सारे हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि सिमिलर काइंड के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ what are the different reproductive structures and modes of reproduction such as cell division, vegetative propagation, asexual reproduction and sexual reproduction। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से मतलब रिप्रोडक्शन होता कैसे है और उनके अंदर क्या क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन एक तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और ये जो पूरा PDF है नोट्स का, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम में वो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप सिर्फ ये नोट्स को पढ़ के जाते हो तो। ठीक है, और साथ में एक बार NCERT ज़रूर पढ़ लेना, तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। रिप्रोडक्शन is the process by which living organism produce new individual similar to themselves। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में भी देख सकते हैं, अगर आपके हाथ में पेन है तो क्या पेन वो रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, लिविंग थिंग्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल, यानी कि एक नए इंडिविजुअल जो कि सिमिलर है उसी की तरह, सिमिलर टू देमसेल्व्स, यानी कि अगर डॉग ने रिप्रोड्यूस किया है तो वो आगे जा कर के ऑफस्प्रिंग बनाएगा फर्टिलाइजेशन करने के बाद, तो वो भी नया डॉग ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि कैट बन गई या फिर ह्यूमन बीइंग बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो सिमिलर टू देमसेल्व्स का मतलब क्या है कि वो उसी की तरह सिमिलर होगा, यानी कि सेम स्पीशीज़ का होगा। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल यानी कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग। अब नेक्स्ट, इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, ताकि कंटिन्यूटी हो पाए लाइफ की ऑन अर्थ। ठीक है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स DNA। जो हमारा सेल है, सेल हमने पढ़ रखा है क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा था ना कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, उसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो जो सेल है उसके अंदर हमने, जैसे ये एक सेल है, मान लो एनिमल सेल है, तो उसके बीच में हमें क्या मिला था, न्यूक्लियस देखने को मिला था, और इस न्यूक्लियस के भी अंदर हमें क्या देखने को मिला, DNA। ठीक है, और DNA के अंदर DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, विच इज़ द हेरिडिटी मटीरियल। इसका हेरिडिटी का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मटीरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चीज़ जेनेटिक मटीरियल जो ट्रांसफ़र होता है उससे क्या बोलते हैं, हम DNA बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स में होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब जैसे कि अगर कोई भी पेरेंट्स है, मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, उनके अगर ब्राउन कलर की आइज़ है तो उसके मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि उनका जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चा होगा उसकी भी आंखें ब्राउन कलर की हो। इसी तरह से हेयर कलर या फिर हेयर टेक्सचर, ठीक है, हेयर मतलब कर्ली अगर हेयर से पेरेंट्स के, तो हो सकता है कि वो वाला ट्रेट उसके मतलब बच्चे के अंदर भी आ जाए और उसके भी बच्चे के भी बाल जो हो वो कर्ली हो। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, हेरिडिटी मटीरियल इस तरह से ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, नाउ DNA रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन। अब DNA क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है और नए सेल्स बना लेता है जिसमें कि वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, और वेरिएशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वेरिएशन यानी कि जो चेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा DNA जो पेरेंट्स में था, एग्जैक्ट DNA उसके जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसके अंदर भी हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उसमें वेरिएशंस आते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे सिमिलर वर्ड का यूज़ किया है, सेम वर्ड का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, सेम मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा, पर एग्जैक्ट कॉपी तो हम हमारे पेरेंट्स के होते नहीं हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सिमिलर बट सो द न्यू सेल्स आर सिमिलर, जो नए सेल जो बनाता है वो सिमिलर तो होते हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं ओरिजिनल सेल के, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं ओरिजिनल सेल के, उसमें कुछ कुछ वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस यानी कि चेंजेस आते हैं। अब वेरिएशंस आर हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, अब वेरिएशंस आना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी इंडिविजुअल का सर्वाइवल हो पाए अर्थ के ऊपर, ठीक है। नाउ स्पीशीज़ ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, इंडिविजुअल एंड स्पीशीज़, तो जो सर्वाइवल है इंडिविजुअल और स्पीशीज़ का वो हो पाए इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी है, साथ ही इवोल्यूशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इवोल्यूशन, जैसे कि इवोल्यूशन थ्योरी जो हमारे डार्विन ने दी थी कि हम जो है वो सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं, तो इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही मिलके बना होता है, तो ये थ्योरी दी थी डार्विन ने, ठीक है। तो वो डार्विन ने इवोल्यूशन कंसेप्ट भी समझाया था। तो हमारा जो वेरिएशन है, वेरिएशन यानी कि जो चेंजेस होते हैं डीएनए के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है ताकि इवोल्यूशन हो पाए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनली हम दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यानी कि सिंगल इंडिविजुअल से एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, यानी कि नया इंडिविजुअल बन रहा है एक सिंगल इंडिविजुअल से, तो हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। नाउ गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसके अंदर गैमीट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी कि सेम टू सेम कॉपी बनती है, यानी कि कोई ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, तो इसने जब डिवाइड किया यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी, तो ये दो नए इंडिविजुअल में यानी कि डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है सेम टू सेम, ये भी उसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी, यानी कि आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से। ये क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है, और ये है, ये जो दोनों है ये हमारे डॉटर सेल्स है, ठीक है, डॉटर सेल्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब और एक और पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे, दो और पॉइंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि एक सेल डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो गए, फिर ये फर्दर इनमें डिवीजन हुआ, ये और दो में कन्वर्ट हो गए, इसमें भी डिवीजन हुआ तो ये भी दो में कन्वर्ट हो गए, इस तरह से ये जो साइकिल है ये मल्टीप्लिकेशन की चलती जाती है रैपिडली, ठीक है। अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है, मैमल्स जो है वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। टू इंडिविजुअल्स दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि इसमें जिसमें दो इंडिविजुअल, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो और एक नया ऑर्गेनिज्म यानी कि नया ऑफस्प्रिंग बने, तो हम बोलेंगे कि वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी कि एक मेल और एक फीमेल जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन न्यू इंडिविजुअल्स इज जेनेटिकली सिमिलर बट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, तो जो नया इंडिविजुअल बना है वो सिमिलर तो होगा, यानी कि वो मतलब देखने में तो सिमिलर होगा, यानी कि सेम स्पीशीज़ का होगा, पर वो एग्जैक्टली नॉट आइडेंटिकल, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा उसके पेरेंट्स के, यानी कि उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे कि हम जैसे देखें ह्यूमन बींग्स का एक यूनिक फीचर होता है कि सबके जो फेस है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि डीएनए के अंदर वेरिएशन आया और पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग के अंदर डीएनए गया तो उसमें वेरिएशन आया, जिस कारण से हम हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ यूज़फुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीशीज़, जैसा कि मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जांपल ले लें हम ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। अब हम इसे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं।
अगर आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन आए एग्ज़ाम में तो आप इस तरह से प्रेजेंट कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि हमने पढ़ा, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें ए सेक्शुअल में गैमीट्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं और सेक्शुअल में गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। फिर ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी कि बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं वो अपने पेरेंट्स के, ठीक है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो है उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलती है, ठीक है। द सेल्स आर ओनली माइटोटिक, यानी ये जो सेल बनते हैं वो माइटोटिक होते हैं, और इस केस में जो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक क्या होता है, और माइटोटिक यानी कि माइटोसिस, और मियोटिक यानी कि मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस मैं आपको पढ़ाऊँगी आगे इस वीडियो में, ठीक है। फिर एंड जाइगोट डेवलप बाय माइटोटिक डिवीजन। इसका सिंपल कहने का मतलब क्या है कि सेल डिवीजन सिर्फ माइटोसिस के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और मियोसिस और माइटोसिस दोनों के थ्रू होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो जो गैमीट्स होते हैं वो मियोटिक डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और जो जाइगोट बनता है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कम समय में रिप्रोडक्शन हो जाता है। कंपैरेटिवली नंबर प्रोड्यूस्ड इज लेस, यहाँ पे कम नंबर में ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हमने जान लिया कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या मोड्स है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, मतलब किस किस तरीके से मोड ऑफ मतलब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला मोड क्या है, बाय फिजन। फिजन काय में होता है, फिजन या फिर हम बोल सकते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है और डॉटर सेल्स में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दो डॉटर सेल बना लेता है। एक सेल डिवाइड होकर क्या बना लेते हैं, दो सेल्स बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजन बोलते हैं। अब इसको अगर बाइनरी फिजन कब बोलेंगे, जब दो सेल्स बनेंगे, जब टू सेल्स आर फॉर्म, मतलब उसका रिजल्ट जो होगा फिजन का, अगर वो दो सेल है तो हम बोलेंगे बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल है हमारा अमीबा, जैसे कि आप देख सकते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। इस डायग्राम का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको ये डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये क्या है, ये है हमारा पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा में यहाँ पे डिवीजन हुआ और बीच में से ये डिवाइड हो गया और इसने क्या बना लिया, दो डॉटर अमीबे बना लिए, ठीक है। तो ये क्या था हमारा बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब नेक्स्ट मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स बन जाए। जब दो सेल बने तो हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, और जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स बन गए तो हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। इसका मल्टीपल फिजन का बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये मल्टीपल फिजन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अलग इतने सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं, पर इतने सारे बन गए, इसीलिए हमने क्या बोला, मल्टीपल फिजन हुआ है, ठीक है। मल्टीपल फिजन कहाँ पे देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम। ये आपको ये जो मतलब प्रोसेस है फिजन वगैरह, ये इनका सिर्फ आपको डेफिनेशन ही याद नहीं करनी, इनके एग्जांपल्स ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, याद करना कि बाइनरी फिजन किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा में होता है। अब मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है, तो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेज अपॉन मैच्योरेशन, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होने के बाद दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए। फ्रेगमेंटेशन वर्ड में ही क्या आ रहा है, फ्रेगमेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होंगे जो भी ऑर्गेनिज्म है। मैच्योर होने के बाद ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, टूट जाता है दो फ्रेगमेंट्स के अंदर। ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और जैसे कि ये पूरा एक हमारा स्पायरोगायरा था, ठीक है, तो ये जब दो टुकड़ों में टूट गया तो ये अलग अलग हो गए। अब ये अलग इंडिविजुअल बन जाएगा और ये अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। तो एक स्पायरोगायरा से देखो दो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या था, फ्रेगमेंटेशन का था, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा।
अब नेक्स्ट तरह का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रीजनरेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो किसी भी कारण से अगर कट हो जाता है, मतलब अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो उसका जो हर एक पीस होगा ना, वो आगे जा कर के पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे ये एक पीस था, इसने पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया। ये जो तीनों पीस थे, इन्होंने क्या बना लिया? एक पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। तो ये जो है जिसमें कट और ब्रोक मतलब पीसेस में ब्रोकन हो जाता है और आगे जाकर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन किस में देखने को मिलता है? हमारा प्लेनेरिया और हाइड्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया रीजनरेशन तक। अब हम पढ़ते हैं बर्डिंग। नेक्स्ट तरह का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बर्डिंग। अ बर्ड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल। It detaches from the parent's body upon maturation and developed into new individual। यानी कि देखो, ये हमारा हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर सबसे पहले बर्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बर्ड है। ठीक है, तो बर्ड आगे जा कर के क्या होगा? डेवलप होगा और टाइनी इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, फिर ये जो टाइनी इंडिविजुअल है, आगे जा कर के ये क्या हो जाएगा? इस हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अलग हो जाएगा और एक नया न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। तो ये बर्ड के थ्रू इस पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला? बर्डिंग बोला। और बर्डिंग किस में देखने को मिलती है? हाइड्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, हाइड्रा में बर्डिंग भी होती है और क्या? रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। अब बहुत सारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है? नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। जो उनका वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू एक नए पूरा प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि बाय रूट्स। बाय रूट्स अगर हम देखें कि रूट से किसका डेवलपमेंट होता है? दहलियास एंड स्वीट पोटैटोस। यानी कि अगर हम रूट ले लें, जो मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसकी हमने क्या ले ली? ये एक प्लांट था, इसकी हमने रूट्स ले ली। ये प्लांट का था हमारा स्वीट पोटैटो या फिर दलिया का था। इसकी हमने थोड़ी सी रूट कट करी और सॉइल में जाके इसको रूट को हमने क्या कर दिया? सो कर दिया। ठीक है, फिर इसमें जब हमने वाटर वगैरह प्रोवाइड किया, तो ये आगे जा कर के एक नया स्वीट प्लांट का प्लांट बन गया। ठीक है, या फिर दहलियास का प्लांट बन गया। अब इसी तरह से अगर हमने कोई भी स्टेम पार्ट लिया, ये क्या है? हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स है, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सारे। ठीक है, तो अगर हमने स्टेम से एक नया प्लांट बनाया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? कि वो स्टेम के द्वारा, स्टेम क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, तो क्या स्टेम के द्वारा अगर हमने नया प्लांट बनाया, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो या फिर जिंजर। पोटैटो और जिंजर की स्टेम अगर हम ले लें और उसे नया वापस हम उसमें डाल दें सॉइल के अंदर, तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, अब लीव्स। बाय लीव्स कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम का। अब ब्रायोफाइलम क्या होता है? ये इस तरह की ब्रायोफाइलम की लीफ होती है। ठीक है, जिसके अंदर ये बर्ड्स होते हैं, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? बर्ड्स है। लीफ नॉच बियर्स बर्ड्स विच डेवलप्स इनटू प्लांट। तो ये जब बर्ड्स है, ये जब डिटैच हो जाते हैं, यानी कि लीफ से अलग हो जाते हैं, और जैसे कि ये हमारी सॉइल है, सॉइल में जा कर के हम मतलब सॉइल में चले जाते हैं, और जब से न्यूट्रिशन वाटर वगैरह मिलता है, तो ये क्या बना? नया एक ब्रायोफाइलम का प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लीफ से हमने क्या कर लिया? एक नए प्लांट को डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था हमारा इसका, लीव्स के द्वारा जब हम करते हैं तो उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम की लीफ थी हमारी। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये जो थे, ये तो नेचुरल मेथड्स थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, ये वाले। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसका आर्टिफिशियली कैसे करते हैं हम? बाय ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है मैंगो। ठीक है, कटिंग अगर कट करके हम नया प्लांट बना रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल है रोज़। लेयरिंग का एग्जाम्पल है जैस्मिन। और टिश्यू कल्चर क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट। जो लीफ मतलब प्लांट की टिप है, उससे अगर हम एक नया मतलब प्लांट बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू कल्चर बोलेंगे। ठीक है, दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन कल्चर मीडिया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। ठीक है,
तो ये जो हमारा जो ग्रोइंग सेल्स है उसको अगर हमने कल्चर मीडिया यानी कि जो न्यूट्रिएंट मीडिया है जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट है जो कि एक प्लांट को ग्रो होने के लिए यूज़फुल होती है, तो जब हम ऐसे मीडिया के अंदर उसे डालते हैं ग्रोइंग सेल को, तो क्या बना लेता है, कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कैलस इज़ देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम, कैलस को फिर हम क्या करेंगे, हार्मोन मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, जिससे कि आगे जा कर के उस सेल का क्या होगा, ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ऑर्किड्स। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था टिश्यू कल्चर का। अब टिश्यू कल्चर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो टिश्यू कल्चर के बेनिफिट्स हैं, वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो जैसे कि जो जैसे मतलब बनाना, रोज, जैस्मिन, इनमें जो है ना सीड्स बनाने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो हम इनको भी ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, और टिश्यू कल्चर में जो होगा वो जेनेटिकली जो पेरेंट बनेगा, मतलब जेनेटिकली सिमिलर होगा प्लांट अपने पेरेंट्स से, यानी कि जो जीन्स पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है वही जीन्स हमारे नए प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो बिना सीड के फ्रूट होते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है हमारा टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम क्या सीडलेस फ्रूट को भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा हमारा मोड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। जो स्पोर्स होते हैं वो बल्ब लाइक यानी कि इस तरह से छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल, यानी कि इसमें थिक वॉल की कवरिंग होती है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन यानी कि ग्रो करने लायक कंडीशन जब मिल जाती है तो वो जर्मिनेट करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल क्या है, हमारा राइजोपस। देखो ये हमारा राइजोपस है, तो ये राइजोपस में ये क्या थे, यहाँ से स्पोर्स निकल गए। तो ये स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन यानी कि सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन और अदर मिनरल्स जब मिल गए तो ये क्या बना लेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो स्पोर्स के थ्रू एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है हमारा राइजोपस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तरह का रिप्रोडक्शन जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, when reproduction takes place as a result of fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। देखो जब हमारा फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का तो उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पे गैमीट क्या है, गैमीट मेल के केसेस में गैमीट है हमारा स्पर्म इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और फीमेल गैमीट होता है हमारा ओवम या फिर एग, ओवम इस तरह का हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है तो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। नया इंडिविजुअल नहीं, जायगोट बनता है, जो जायगोट आगे जा कर के नया इंडिविजुअल बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मेल और फीमेल गैमीट के जो फ्यूजन है उस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और ये जो फ्यूजन हुआ है मेल और फीमेल गैमीट का, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन, जिसके कारण वेरिएशन यानी कि चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। चलो, अब फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। हमें पता है कि जो फ्लावर्स है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे प्लांट का, यानी कि जो साइट है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर कहाँ होता है, फ्लावर के अंदर होता है। ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर हैज़ मेनली 4 वर्ल्स। जो हमारा टिपिकल फ्लावर है उसके अंदर मेनली 4 वर्ल्स होते हैं, जो कि है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ये हमारा सेपल्स, ये सेपल जो ग्रीन पार्ट है, ये हमारी जो पत्ती होती है उसे हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, अब पिस्टल क्या होता है, पिस्टल के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। अब पिस्टल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हमारा जो स्टिकी पार्ट है वो स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्टाइल, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल है इसे हम बोलते हैं ओवरी। अब हमारा एंथर एंड फिलामेंट क्या होता है, स्टेमन होता है। ये एंथर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बल्ब्ड पार्ट,
ये हमारा एंथर, और फिलामेंट ये जो ट्यूब लाइक पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है हमारा फिलामेंट। ठीक है, तो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो हमने जान लिया इसके पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की हमने स्टडी कर ली। ठीक है, इसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे गिवन है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके आसानी से ये डायग्राम कैसे बनाना है आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक तो बायसेक्सुअल फ्लावर और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि कोई भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसका एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, कि सीड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, pollen grains produced by in the anther are transferred to the stigma of the same flower are called self pollination। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसको समझा देती हूँ। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे एंथर के द्वारा। एंथर के द्वारा क्या होते हैं, प्रोड्यूस इन द एंथर, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन इस तरह के गोल गोल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा से, स्टिग्मा ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये हमारा है, ये है हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये है हमारे स्टिग्मा। ठीक है, ये है हमारा स्टाइल और ये है हमारा ओवरी। ठीक है, अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अलावा क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये है हमारा फिलामेंट, ये एंथर, ये दूसरा फिलामेंट। ठीक है, ये दूसरा एंथर, ये यहाँ पे भी फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर। ठीक है, यहाँ पे पीछे जो है ये पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, पिस्टल। ठीक है, ये इस तरह से। अब हमने क्या ड्रॉ समझ लिया, ये था हमारा स्टिग्मा। तो एंथर के अंदर, ये यहाँ पे एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुए। पोलन ग्रेन्स जब यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा के ऊपर, ये यहाँ पे स्टिग्मा तक आ गए, तो इस यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो ट्रांसफ़र हुआ पोलन ग्रेन्स का, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या होगा, पॉलिनेशन। अब अगर ये सेम फ्लावर के अंदर, यानी कि इसी फ्लावर का एंथर है और इसी फ्लावर का स्टिग्मा है, तो अगर ये सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का, तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और अगर यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है, यानी कि दूसरा फ्लावर है जो कि ये देखो मान लो ये हमारा ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये हमारा दूसरे फ्लावर का एंथर, फिलामेंट, एंथर। ठीक है, ये यहाँ पे हमने मान लो ये एक और फ्लावर बना लिया। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लावर है मान लो। ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन बने और ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो गए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो ये यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर सेम फ्लावर के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखो एक बार और हम इसे पढ़ लेते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन द एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, और स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर, अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुए हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, तो हम बोलेंगे कि वो एक क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। ठीक है, थ्रू एजेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड एनिमल। अब ये जो ट्रांसफ़र हुआ है पोलन ग्रेन्स का, वो किसकी मदद से हुआ है, एयर, वाटर या फिर एनिमल्स की मदद से हुआ है। ठीक है, नाउ पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म्स पोलन ट्यूब विच पास थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी। ठीक है, तो देखो मैं इसको समझा देती हूँ इस डायग्राम के थ्रू।
ये था हमारा स्टिग्मा। ये हमारा क्या है, ये हमारा, अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने, ये था हमारे 2 पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो वो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से पोलन ट्यूब नीचे आके ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है। ये जो हमारा बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा ओव्यूल है। और ये जो पूरा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये है ओवरी। और इतना इतना पार्ट क्या कहलाता है, हमारा स्टाइल, स्टिग्मा। ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, नीचे ये वाला स्टाइल, और ये नीचे वाला ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो ये हमारी पोलन ट्यूब का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है जब यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है उसके बाद, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, ये कहाँ तक पहुँच जाता है, हमारा पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुँच जाता है, ठीक है, ओव्यूल तक पहुँच जाता है, सॉरी, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ पे भी मेल एंड फीमेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जिससे काय का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट प्रोड्यूस हो जाता है। जाइगोट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। और ये जो ओवरी है हमारी, इसके अंदर क्या काय का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो मेल गैमीट था, मेल जर्म सेल जिसे हम बोलते हैं, मेल जर्म सेल यहाँ से मतलब ट्यूब के थ्रू एंटर हो गया ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर पहले से क्या था, फीमेल गैमीट प्रेजेंट था। तो फीमेल गैमीट के साथ जब मेल गैमीट ने फ्यूज़ कर दिया तो क्या बन गया, हमारा जाइगोट बन गया। और जाइगोट क्या बना लेता है, आगे जा कर के क्या बनता है, ये सीड बनता है, ठीक है। और जो ओवरी है वो आगे जा कर के क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एक सेकेंड, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। किस किस का होता है, मेल और फीमेल गैमीट का, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे जाकर के क्या बना लेता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट आगे जाकर के क्या बना लेता है, एम्ब्रियो, सॉरी यहाँ पे EMBRYO, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो आगे जाकर के बना लेता है हमारा पूरा, मतलब नया फ्रूट बना लेता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओव्यूल डेवलप्स थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूल आगे जाकर के क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। और ओवरी आगे जाकर के बना लेती है फ्रूट। और जो अदर प्लांट पार्ट्स है फ्लावर के, वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल आगे जाकर के बना लेगा हमारा सीड, ठीक है, मतलब जो सीड होता है उसका फ्रूट का, वो सीड बना लेगा। और जो ओवरी है, ओवरी यानी कि जो बाहर वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, ये आगे जाकर के क्या बना लेगा, फ्रूट बना लेगा, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये वाले डायग्राम जो है, इसका ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे गिवन है। बहुत टफ लगता है बच्चों को ये डायग्राम, पर आप अगर ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा बनाना। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। तो पोलन का जर्मिनेशन हुआ हमारे स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब ये हम पढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। द सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म प्लांट। सीड जर्मिनेशन मतलब कि सीड को जब हम सॉइल, अदर वाटर, मिनरल, सारी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो वो सीड आगे जाकर के क्या बना लेता है, हमारा प्लांट बना लेता है, ठीक है। इस तरह से प्लांट बना लेता है। तो सीड का क्या हो गया, ये जर्मिनेशन हो गया। देखो जर्मिनेशन ऑफ सीड का में, ये हमारा सीड है, ठीक है। सीड के ये जो बीच, मतलब सीड के बीच वाला जो पार्ट होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो प्लूम्यूल, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर शूट बोलते हैं, यानी कि जो प्लूम्यूल है वो आगे जाकर के शूट बनाएगा, यानी कि जो प्लांट के सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है उसे शूट बोलते हैं, और नीचे का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रूट। तो प्लूम्यूल क्या बनाएगा, ऊपर का पार्ट बनाएगा, और जो रेडिकल है वो आगे जाकर के रूट का पार्ट बनाएगा। देखो इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ। रेडिकल, R फॉर रेडिकल एंड R फॉर रूट। तो रेडिकल जो है वो आगे जाकर के रूट बनाएगा, और प्लूम्यूल और PS से आप याद रख सकते हैं, प्लूम्यूल बनाएगा शूट, ठीक है। और ये हमारा था कॉटिलिडन, जो कि फूड स्टोर करता है। यहाँ पे जो भी सीड है उसका फूड स्टोर कहाँ पे होता है, कॉटिलिडन के अंदर होता है, ठीक है। तो जब सूटेबल कंडीशन जैसे कि एयर, मॉइस्चर वगैरह हमारे सीड को मिलती है तो वो क्या बना लेता है, प्लांट बना लेता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं।
अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है। नाउ सेक्शुअल मैच्योरेशन क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल दैट इज ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल स्टार्ट्स इन द बॉडी। दिस पीरियड ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जो मतलब ऐसा पीरियड होता है जहाँ से हमारा जो जर्म सेल्स है, यानी कि जो गैमीट्स है, गैमीट्स भी फीमेल के केस में जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बोलते हैं ओवा या फिर ओवम, और मेल्स के केस में जो गैमीट्स या फिर जर्म सेल हम जिसे बोले वो होते हैं स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवा इन फीमेल्स, इनका जब प्रोडक्शन होने लग जाए हमारी बॉडी के अंदर तो हम बोलेंगे कि सेक्शुअल मैच्योरेशन हो गई है, और उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है 10 to 14 ईयर्स के बीच में, और बॉयज़ के केस में 12 to 16 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको कि वो एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी में? अब कॉमन इन मेल एंड फीमेल, जो ऐसे चेंजेस जो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं? मतलब थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया और आर्मपिट रीजन में थिक हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है मेल एंड फीमेल्स के अंदर जब प्यूबर्टी हिट हो जाती है उसके बाद से, ठीक है। फिर स्किन बिकम्स ऑयली एंड में रिजल्ट इन पिंपल्स, यानी कि स्किन जो होती है वो बहुत ही ऑयली हो जाती है और पिंपल्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। अब गर्ल्स के अंदर क्या क्या होने लग जाते हैं, मतलब प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं? ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो इंक्रीज होने लगता है, और साथ ही गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर वो होनी स्टार्ट हो जाती है जब प्यूबर्टी आ जाती है गर्ल्स के अंदर, ठीक है। अब बॉयज़ में क्या होता है? थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस पे थिक हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, और क्या होता है? वॉइस बिगिंस टू क्रैक, वॉइस उनकी क्या हो जाती है? क्रैक होने लग जाती है, फिर हम बोल सकते हैं कि हार्ड वॉइस हो जाती है बॉयज़ की, ठीक है। These changes signals that sexual maturity is taking place। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सेक्शुअल मैच्योरिटी आ गई है किसी भी चाइल्ड, मतलब जो भी बॉय या फिर गर्ल है उसके अंदर, ठीक है। और एज मैंने आपको बताई दी कि कब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है एग्ज़ाम में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। दोनों में से एक ना एक सिस्टम तो आता ही आता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये टॉपिक तो करके ही जाइएगा इस चैप्टर में से, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो सबसे पहला है टेस्टीज। टेस्टीज क्या होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टीज आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि टेस्टीज क्या होता है? पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 टेस्टीज प्रेजेंट होती है मेल्स के अंदर जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम इस तरह का पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 2 टेस्टीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के क्या होता है? बाहर की तरफ के, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी हमारा स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, और स्क्रोटम के अंदर क्या होती है? पेयर ऑफ टेस्टीज होती है, ठीक है। अब स्क्रोटम, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ गई है, ये स्क्रोटम हैज़ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब जो मतलब स्क्रोटम है उसका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होने का क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है। मेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए क्या लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कम टेम्परेचर होगा जब भी स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है? स्क्रोटम हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो स्क्रोटम हैज़ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, स्क्रोटम का टेम्परेचर लो होता है क्योंकि वह एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जो कि ज़रूरी है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, मेल जर्म सेल दैट इज
स्पर्म्स आर फाउंड हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो हमारा टेस्टीज़ है, 2 टेस्टीज़ है, उन्हीं के अंदर क्या है, मेल जर्म सेल पाया जाता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन को आप आगे जाके फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना। और स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है, टेस्टीज़ के अंदर होता है, ठीक है। टेस्टीज रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और एक और फंक्शन क्या होता है हमारे टेस्टीज का, ये 2 फंक्शन हो गए, एक तो मेल जर्म सेल बनाना और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन बनाना जो कि टेस्टोस्टेरोन है, जो कि सिर्फ मेल्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो 2 फंक्शन हमने पढ़ लिए टेस्टीज के। अब और फंक्शंस क्या होते हैं टेस्टीज के, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ब्रिंग चेंज इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो होने के लिए मतलब काय का ज़रूरी है, हमारा टेस्टीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्टीज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जो हार्मोन अगर रिलीज़ ना हो तो चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं मेल्स के अंदर, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन का होना ज़रूरी है ताकि चेंजेस आए प्यूबर्टी के दौरान या फिर प्यूबर्टी के बाद तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वास डिफरेंसेस। दूसरा स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे हम, वास डिफरेंसेस। वास डिफरेंसेस, इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टीज टू यूरेथ्रा। ये क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, टेस्टीज से यूरेथ्रा तक स्पर्म को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, वास डिफरेंस पहुंचाता है। अब यूरेथ्रा तो हमें पता ही है क्या होता है, इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। जहाँ से यूरिन या फिर स्पर्म्स रिलीज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेनिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स एट देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म। जो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उनके सिक्रीशंस स्पर्म को प्रोवाइड करते हैं। दिस फ्लूइड्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड रिलीज करते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे स्पर्म्स को और हेल्प करते हैं मतलब स्पर्म को ईजिली ट्रांसपोर्ट होने के, ठीक है। स्पर्म्स अलॉन्ग विथ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमन। अब जो स्पर्म्स के अंदर जो सिक्रीशन हुआ है हमारे ग्लैंड्स का, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब डायग्राम की मदद से हम जान लेते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। ये हमारी टेस्टीज है। अगर सिंगल होती है तो उसे टेस्टिस बोलते हैं, और अगर पेयर की बात करें तो हम उसे बोलते हैं टेस्टीज, ठीक है। पेयर में है अगर 2 है तो टेस्टीज बोलेंगे, और अगर सिंगल है तो उसको टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा टेस्टिस और टेस्टीज में। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्टीज दिखाई दे रही है क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेस्टीज है, सिंगल टेस्टीज दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक और टेस्टीज प्रेजेंट होती है पीछे की तरफ, ठीक है। ये है हमारा स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज है। स्क्रोटम हमारा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। ये है हमारी यूरेथ्रा, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये वाली ट्यूब, ये है हमारी यूरेथ्रा, जहाँ पे से स्पर्म और यूरिन दोनों का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये कॉमन पैसेज है स्पर्म्स और उसका क्या बोलते हैं, यूरिन का, ठीक है। और जो यूरेथ्रा है उसके बाहर जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पेनिस। अब यहाँ पे 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो सेमाइनल वेसिकल, ये हमारा सेमाइनल वेसिकल है, और ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये जब यहाँ से स्पर्म, ये यहाँ पे टेस्टीज के अंदर ये हमारा स्पर्म बना, स्पर्म गया वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस से पास होते होते ये यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं इन्होंने अपना सिक्रीशन स्पर्म को दिया और स्पर्म का ट्रांसफ़र हो गया हमारा यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से फिर बाहर हमारा स्पर्म निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर जो हमने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ रखा है ना वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। इसका भी ट्यूटोरियल मैं बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड करूँगी, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं कि किस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा सबसे पहला पार्ट है ओवरी। अब जिस तरह से टेस्टीज भी पेयर में प्रेजेंट थी ना, इसी तरह से ओवरीज भी पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दीज आर लोकेटेड
इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की दोनों ही तरफ ओवरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब फीमेल जर्म सेल एग इज प्रोड्यूस हियर, एग या फिर ओवम, एग को क्या बोला जाता है, ओवम या फिर ओवा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ओवरी क्या करती है, फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो टेस्टिस थी वो हमारी मेल जर्म सेल प्रोड्यूस कर रही थी और हमारी ओवरीज क्या करती है, फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। जब एक गर्ल का बर्थ होता है, जब उसके अंदर 1000 इमेच्योर यानी कि ऐसे ओवम जो मैच्योर नहीं है, ऐसे एग्स में जो मैच्योर नहीं है, वो ऑलरेडी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जब किसी भी गर्ल का बर्थ होता है तब, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और जब प्यूबर्टी हिट हो जाती है किसी भी गर्ल्स के अंदर, सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, और वो क्या होती है, एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं जब प्यूबर्टी आ जाती है गर्ल्स के अंदर, और इसी के कारण आगे जा कर के क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। द वन एग इज़ प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। अब हर एक ओवरी हर मंथ प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ओवरी जो होती है हर एक ओवरी एक एग रिलीज़ करती है, ओवम्स मतलब एक ओवम रिलीज़ करती है ओवरी से, ठीक है, जिससे फिर आगे जा कर के क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में। अब नेक्स्ट ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। चलो मैं इसको आपको डायग्राम में पहले बता देती हूँ कि कौन से स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये देखो, ये हमारी पहली ओवरी, ये हमारी दूसरी ओवरी। ये इस तरह का पियर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, इससे हम बोलते हैं यूटरस, ठीक है। यूटरस के आगे यहाँ पे हमारा होता है सर्विक्स और ये है हमारा विजाइना, ठीक है। और ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ये वाली ट्यूब, इसे हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। तो दो फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक यूटरस प्रेजेंट होता है, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। ये सारे हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब क्या होता है। रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, ये क्या करता है, जो ओवरी के अंदर जो एग प्रोड्यूस हुआ तो इससे क्या करता है, रिसीव करता है, यानी कि यहाँ से कैच कर लेता है वो ओवम या फिर एग को और आगे फर्दर ट्रांसफ़र करता है ताकि वो ये यूट्रस के अंदर एग एंटर हो पाए, ठीक है। एग को हम ओवम भी बोलते हैं या फिर ओवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये कलेक्ट करता है हमारे एग को, रिसीव करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस हियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही मेल और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव के लिए और मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि फेलोपियन ट्यूब का भी एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। तो एम्प्यूला एक रीजन है जहाँ पे मतलब करेक्ट पोजीशन होती है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा यूटरस। यूटरस इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर है वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। जब कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो बेबी का डेवलपमेंट जो है वो यूटरस के अंदर ही होता है, और यूटरस इतना ज़्यादा इलास्टिक होता है कि वो पूरा स्ट्रेच हो जाता है और बेबी उसके अंदर सेफली होता है, ठीक है, डेवलप होता है, ठीक है। अब यूटरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। अब सर्विक्स के थ्रू हमारा यूटरस मतलब वो आगे जा करके ओपन होता है और वेजाइना में ओपन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये देखो, जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ से स्पर्म एंटर होगा और स्पर्म यहाँ पे जाएगा इस रीजन में, ये यहाँ पे एम्प्यूला रीजन है फेलोपियन ट्यूब का। यहाँ पे जो ओवम आया यहाँ से और ये जो स्पर्म था, इन दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया और क्या बन गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया। जाइगोट आगे जा कर के बना लेता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आगे जा कर के बना लेता है हमारा फीटस, ठीक है। और फीटस आगे जा कर के पूरा हमारा क्या बना लेता है, ओवरी बना लेता है। तो इस तरह से एक बेबी का डेवलपमेंट होता है हमारा यूटरस के अंदर, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब मैंने जो प्रोसेस आपको मैंने अभी ओरली बताई, अब हम उसे थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता कैसे है। व्हेन द एग इज़ फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज यानी कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो गया है, ठीक है।
तब हम बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन हुआ है। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। जो फर्टिलाइज्ड एग है, स्पर्म और जो ओवम जब मिल गए तो उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। इज प्लांटेड इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस जो हमारी ये यूट्रस था, इसकी जो वॉल है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, प्लांटेड यानी कि अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना लेता है। जाइगोट ने क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड। एम्ब्रियो ने जो जितना भी न्यूट्रिशन था वो अपनी मदर की बॉडी से लिया, मदर के ब्लड से लिया, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल टिश्यू होता है जिसके थ्रू जितना भी न्यूट्रिशन और ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो हमारे एम्ब्रियो तक पहुंचता है मदर की बॉडी से। तो उस रीजन मतलब उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करता है, हमारे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। साथ ही प्लेसेंटा क्या करता है, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि एक्सचेंज हो पाए ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का। अब जो बेबी है उसके अंदर भी तो वेस्ट मटेरियल होगा ना, तो वो वेस्ट मटेरियल कौन ले जाएगा, प्लेसेंटा लेके जाएगा। और साथ ही फूड भी कौन प्रोवाइड करेगा, प्लेसेंटा प्रोवाइड करेगा। यानी कि दोनों ही काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है, ठीक है। फूड लेके आने का भी और वेस्ट प्रोडक्ट ले जाने का भी, ठीक है। इस तरह से हमारे जो एम्ब्रियो है यानी कि फीटस है उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर्स बॉडी से, ठीक है। द टाइम पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गेस्टेशन पीरियड की डेफिनेशन आ सकती है कि ऐसा टाइम जब मतलब ऐसा टाइम पीरियड जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, जब तक फर्टिलाइजेशन से जो बर्थ ऑफ बेबी है उसके बीच का जो टाइमिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब तक कि बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो जाता फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो उस पूरे बीच के पीरियड को हम बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड यानी कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो अबाउट 9 मंथ्स होता है, ठीक है। अब व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग के बारे में कि एग का फर्टिलाइजेशन हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब क्या होगा, द यूटरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। तो जो यूट्रस है वो हर महीने क्या होता है, एग को रिसीव करता है। फर्टिलाइज्ड एग जो ओवम मतलब ओवरी रिलीज़ करती है हर महीने, उसको क्या करता है हमारा ये यूट्रस प्रिपेयर रहता है कि वो हर महीने एक एग को रिसीव करेगा, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। जो हमारी जो यूट्रस की लाइन थी, देखो मैं बताती हूँ, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये लाइनिंग है यूट्रस की, ये क्या बन जाती है, थिक एंड स्पॉन्जी बन जाती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये प्रिपेयर कर रहा है मतलब यूट्रस की, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लेयर होनी चाहिए ताकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके हमारे फीटस को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये क्या होगा, ये एम्ब्रियो आके इसकी वॉल पे चिपक जाएगा, तो यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये ओवम था, ओवम रिलीज़ हुआ, हमारे एम्ब्यूला में आया, यहाँ पे वेट किया कुछ समय तक हमारे ओवम ने, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो ये आगे जा कर के यहाँ पे आ जाता है। और ये जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है हमारी, एंडोमेट्रियम बोलते हैं इस लेयर को, एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो इसके साथ जो ओवम है वो पूरा मिक्सअप हो जाता है। और ये मिक्स होने के बाद हमारे यहाँ पे मेंसेस हो जाती है। मेंसेस यानी कि यहाँ से ब्लड का फ्लो होने लगता है। तो हर महीने जब ब्लीडिंग होती है गर्ल्स को, तो हर 28 डेज़ की ये साइकिल होती है, तो इसमें ब्लीडिंग होती है गर्ल्स को, और इसे हम इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, व्हेन फर्टिलाइजेशन थिक और स्पॉन्जी बन जाती है हमारी यूट्रस की लाइनिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड टू फॉर द सपोर्ट ऑफ एम्ब्रियो। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, तो ये लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो मेंसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है, ठीक है। दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में ये लाइन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। एंड दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज, जैसा कि मैंने बताया हर महीने जो 28 डेज होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल है, और यहाँ इसमें बहुत सारी
प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स को, यानी कि पीरियड क्रैम्प्स जिसे हम बोलते हैं वो आते हैं, जो कि हम मतलब एक रिसर्च में बताया गया है कि जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं उसका जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक के दर्द के बराबर बताया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि हर महीने फीमेल किस मतलब सिचुएशन से गुजरती है, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम पे फीमेल्स को बहुत केयर मिलनी चाहिए और उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर मीन्स में अगर हेल्दी है कोई भी इंडिविजुअल तो हम बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जिसे हम बोलते हैं STDs, मैनी डिजीजेज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, जो बहुत सारी डिजीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है उसका मतलब वो कौन कौन सी है, जिससे बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जांपल है गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरल डिजीज़ का नाम है वार्ड्स एंड HIV एड्स। ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है जो हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हमारे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब यूज़ ऑफ कॉन्डम प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर हम कॉन्डम्स का यूज़ करेंगे तो इन इन्फेक्शंस से हम बच सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो क्या है, हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करके हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एंड कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द, और हम क्या करेंगे मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम होने से हम बचा लेंगे, ठीक है। तो इसे हम कौन कौन से मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के वो पढ़ लेते हैं कि किस किस तरह से हम मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर टू प्रोवाइड यूनियन ऑफ टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म को हम मिलने ना दें, ठीक है। कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम का यूज़ कर सकते हैं। ये थे हमारे फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। केमिकल बैरियर्स में क्या है, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, जो हमारी दवाइयाँ आती है वो केमिकली उससे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आती हैं, ठीक है। दीज चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग कैन नॉट प्रोड्यूस। तो केमिकल मेथड्स में जो ओरल पिल्स होती है इनके अंदर हार्मोनल बैलेंस में चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि एग रिलीज़ नहीं होता है, ठीक है। में है साइड इफ़ेक्ट। तो ये जो केमिकल मेथड्स हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिसे IUCDs बोलते हैं, जैसे कि कॉपर टी और लूप इज प्लेस इन यूट्रस। कॉपर टी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्जिकल मेथड्स कौन कौन सी है? सर्जिकल मेथड्स यानी कि सर्जरी के थ्रू जब हम प्रिवेंट करें प्रेगनेंसी को, तो मेल्स के अंदर जो वास डिफरेंस होता है इज़ ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट, यानी कि वास डिफरेंस को ही काट दिया जाता है ताकि स्पर्म्स वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है वासेक्टोमी। और फीमेल्स के केस में जो फेलोपियन ट्यूब है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि प्रिवेंट कर सके एग का ट्रांसफ़र प्रिवेंट हो पाए, और इससे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ये दो मेथड्स थी, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि फीमेल फर्टिलिसाइड है। फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वूम इज कॉल्ड फीमेल फर्टिसाइड। यानी कि अभी तो नहीं बल्कि पहले के टाइम में क्या होता था, अगर फीमेल चाइल्ड पता चल जाता था कि अगर जो चाइल्ड होने वाला है वो फीमेल है, तो उस फीमेल चाइल्ड को क्या मार दिया जाता था। तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? फीमेल फर्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फर्टिसाइड एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर एक हेल्दी सोसाइटी अगर हमें बनानी है तो बैलेंस होना चाहिए सेक्स रेशो में, यानी कि जो फीमेल का रेशो है उस इतना ही मेल का रेशो होगा, तो वो क्या होगी, हमारी हेल्दी सोसाइटी होगी। और ये अचीव करने के लिए लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है ताकि वो माल प्रैक्टिसेस जैसे कि फीमेल फर्टिसाइड्स और जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी कि
जो बर्थ होने के पहले ही जो चाइल्ड का सेक्स है, यानी कि मेल या फिर फीमेल जो भी बच्चा होने वाला है उससे पता लगा लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये सारी प्रैक्टिसेस ना हो, तो इसीलिए क्या पीपल्स को एजुकेट करना ज़रूरी है, ताकि ये जो प्रैक्टिसेस है वो ना हो। ठीक है, नाउ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ लीगल ऑफेंस इन द सोसाइटी सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस्ड सेक्स रेशो। तो ये वैसे इलीगल हो गया है अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो हमारी सोसाइटी में इलीगल हो गया है ताकि हमारे सेक्स मेंटेन हो पाए, हमारे बैलेंस्ड हो पाए सेक्स रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आप उसका आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।